Good morning to all of you. Okay, so yesterday, if you remember, we have completed everything about integration. Integration का अगर मैं quickly sum up करूँ तो मैंने आपको ये बताया था कि integration के दो major use हैं. एक है एरिया अंडर द कर्व निकालने का. इनफैक्ट यही सबसे बड़ा यूज है और आपको फिजिक्स में सबसे ज्यादा इंटीग्रेशन का पर्पस जो होगा वो सर्व होगा फॉर फाइंडिंग आउट एरिया. उसके बाद जो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट यूज होता है वो होता है कभी भी अगर दो फिजिकल क्वांटिटी के प्रोडक्ट से तीसरा फिजिकल क्वांटिटी बन रहा है तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको देखना है कि क्या उसमें से जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं क्या वो वेरिएबल है. वेरिएबल है मतलब वो कांस्टेंट नहीं है. तो अगर वो वेरिएबल है तो उस केस में उसका जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट हम ऐसे डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, उसको प्रोडक्ट में इंटीग्रेशन की मदद से निकालना पड़ेगा. सो दीज आर द टू मेजर यूजेस और इसी के ऊपर आपकी मेजर फिजिक्स के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं जहां पे भी इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ती है यही कॉन्सेप्ट को यूज करके आपको सॉल्व किया जाता है. जनरली जो मैंने सेकंड वाला स्टेप बताया है ये जनरली डेरिवेशनल जो चीजें होती है जैसे कि जैसे मैंने कल आपको बताया था मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स निकालना किसी एलिमेंट पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना किसी एलिमेंट पे, राइट, वर्क डन निकालना जब वेरिएबल फोर्स हो. तो ये सब चीजों को सॉल्व करने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ती है. प्लस यू नो हम किनेमेटिक्स में भी देख चुके हैं. किनेमेटिक्स मतलब मोशन इन क्वांटिटी में जब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस होता है तो वहां पे भी हम एक्सेलरेशन अगर वेरिएबल रहता है तो वहां पे भी डिस्टेंस ट्रैवल्ड जो हम इंटीग्रेशन करके निकालते हैं. तो ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ लिया था. तो जितना मैंने बताया है अगर आपको उसकी समझ है तो आपको दिक्कत नहीं होगी पूरे फिजिक्स के कोर्स. ठीक है, आइए आज हम स्टार्ट करते हैं. वेक्टर्स बहुत आसान चैप्टर है, आप लोगों ने इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ा है बट ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वेक्टर्स, राइट. आप ऐसा मान सकते हो कि आपकी फिजिक्स की एक्चुअल जो कोर्स है वो इस चैप्टर से स्टार्ट होती है. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है. वेक्टर्स की समझ इतनी ज्यादा जरूरत है हमें कि हम ये समझ लें कि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हम पढ़ने वाले हैं, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आप सोचो, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, ठीक है, मैक्सिमम फिजिकल क्वांटिटीज, वर्क, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, पोटेंशियल, उसमें से मैक्सिमम जो फिजिकल क्वांटिटी आप देखोगे वो वेक्टर्स होंगे. तो वेक्टर्स जो है ये साधारण फिजिकल क्वांटिटी से अलग होती है या स्केलर से अलग होती है बिकॉज ये जो रूल्स फॉलो करती है ये सिंपल मैथमेटिकल रूल फॉलो नहीं करती है. दे फॉलो रूल्स ऑफ वेक्टर एल्जेब्रा. ठीक है, तो इसीलिए वेक्टर एल्जेब्रा के रूल को फॉलो करने वाले जो क्वांटिटीज होते हैं उन्हें हम वेक्टर्स बोलते हैं. ठीक है, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होना सफिशिएंट कंडीशन नहीं है वेक्टर्स होने के लिए. वेक्टर होने के लिए ये जरूरी होना चाहिए कि वो वेक्टर एल्जेब्रा के रूल को फॉलो करें. तो वेक्टर क्वांटिटीज हम किसे बोलेंगे? क्वांटिटीज which have magnitude and direction, पहला. And second, they follow rules of vector algebra. तो वेक्टर अलजेब्रा के रूल को ये फॉलो करना चाहिए. क्वांटिटीज which have magnitude and direction and they follow rules of vector algebra. ये दो क्वांटिटीज अगर प्रॉपर्टीज फॉलो करता है कोई फिजिकल क्वांटिटी तो उसको हम लोग वेक्टर बोलेंगे. सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होना वेक्टर के लिए सफिशिएंट कंडीशन नहीं है. इसके कुछ एग्जांपल मैं बताता हूँ. देखो करंट, ये समझना है. करंट करंट की मैग्नीट्यूड भी होती है और करंट की डायरेक्शन भी होती है बट करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी. आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको फील आएगी. करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी. करंट को वेक्टर क्वांटिटी नहीं है क्योंकि वो वेक्टर अलजेब्रा के रूल्स को सेटिस्फाई नहीं करती. वो वेक्टर अलजेब्रा के रूल्स को सेटिस्फाई नहीं करता. तो इसीलिए करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी. इट तो वो एक टेंसर क्वांटिटी होता है. बेसिकली क्या होता है वो? टेंसर. बट हमारे सिलेबस में टेंसर नहीं है. तो अगर कोई करंट के बारे में पूछे और ऑप्शन में अगर टेंसर प्रेजेंट नहीं है तो आप क्या मार्क करोगे? स्केलर. इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी यही बोलेंगे. सो इट इज अ टेंसर क्वांटिटी एक्चुअली. अगर देखा जाए टेंसर हमारे सिलेबस में नहीं है तो अगर ऑप्शन टेंसर में नहीं आता है तो आपको क्या मार्क करना चाहिए? आपको मार्क करना चाहिए कि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है बट ये रूल्स ऑफ वेक्टर अलजेब्रा फॉलो नहीं कर रहा है इसीलिए ये वेक्टर नहीं है. ठीक है, वेक्टर नहीं है. वेक्टर नहीं है मतलब स्केलर भी हो सकता है, टेंसर भी हो सकता है. ठीक है, बट वेक्टर नहीं है. ठीक है, अच्छा अब देखिए ध्यान से समझिए. रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स. देखिए वेक्टर के दो रिप्रेजेंटेशन होते हैं. एक होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और दूसरा होता है
एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं एक एरो से, जिसकी एक हेड होती है और जिसकी एक टेल होती है। ये हेड होती है और ये टेल होती है, ठीक है। इसकी जो लेंथ होती है, लेंथ ऑफ द एरो, ये मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है वेक्टर का, और टेल टू हेड की डायरेक्शन जो होती है ये रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। टेल टू हेड की डायरेक्शन जो है ये रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स, और टेल से हेड के बीच की दूरी जो है ये रिप्रेजेंट करता है लेंथ ऑफ द एरो, जो है वो रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ठीक है। अब देखो लॉजिकली आपको समझ में आएगा, ये वेक्टर को, ठीक है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब देखो इस प्लेन में, अगर जिस प्लेन में व्हाइट बोर्ड है, इस प्लेन में अगर वेक्टर को दिखाते हैं तो ये ऐसे नजर आएगा। लेकिन अगर हम वेक्टर को यहां से देखते हैं, या हम वेक्टर को यहां से देखते हैं, तो हमें वेक्टर कैसे नजर आएगा? यहां से देखने पर हमें वेक्टर नजर आएगा ऐसे, और यहां से देखने पर हमें वेक्टर नजर आएगा ऐसे, डॉट। अब याद करो, ये क्रॉस और डॉट आपने कहाँ देखा? ये क्रॉस और डॉट रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, वो भी एक वेक्टर होती है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर बोर्ड के अंदर या बोर्ड के बाहर, आपने देखा होगा। टॉर्क की डायरेक्शन बोर्ड के अंदर, बोर्ड के बाहर, राइट। आपने देखा है बोर्ड के अंदर बोर्ड के बाहर जाते हुए क्या देखा है आपने सबसे ज्यादा? मैग्नेटिक फील्ड। याद आ रहा है आपको? मैग्नेटिक फील्ड याद आ रहा है आपको? सबसे ज्यादा आपने यही देखा है, बोर्ड के अंदर जाते हुए बोर्ड के बाहर आते हुए, ये आपने क्या देखा है? मैग्नेटिक फील्ड देखा है, याद है? तो बेसिकली जो एरो होता है, एरो को ही आप अगर, जैसे मैंने तरीका बताया है वैसे देखो, दोनों एंड से देखो, तो आपको ये क्रॉस या डॉट नजर आएगी इस टाइप से, ठीक है। तो तो ये जो है क्रॉस या डॉट, इसको भी हम लोग यूज में लेते हैं जब कोई वेक्टर की डायरेक्शन होती है बोर्ड के अंदर या बोर्ड के बाहर। अगर बोर्ड के बाहर आती है तो ये एक एरो होता है, बट उस एरो का हमें क्या दिखाई देगा? उस एरो का हमें सिर्फ टिप दिखाई देगा, तो एक डॉट दिखाई देगा एरो, ठीक है। और जो हम पीछे से देख रहे हैं तो हमें क्या नजर आएगा? जो एरो के टेल में जो ऐसे फेदर्स बने हुए होते हैं, वो फेदर्स इस टाइप से हमें नजर आएंगे। एक्चुअली अगर आप देखोगे एरो के टेल में होता है इस टाइप से है। आपने अगर कभी देखा है एरो, देखा है आपने? इस टाइप से होता है ये, समझ में आ रहा है? इस टाइप से होता है। तो यहां से देखोगे तो इस टाइप से क्रॉस नजर आएगा, ठीक है। तो ये क्रॉस या डॉट भी वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अगर प्लेन ऑफ द बोर्ड में कोई वेक्टर है तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे एक स्ट्रेट लाइन से। स्ट्रेट लाइन के दोनों छोर में क्या होंगे? एक हेड होगा और एक टेल होगा। लेकिन अगर एंड से देखेंगे तो ये आधर क्रॉस नजर आएगा या डॉट नजर आएगा, रिप्रेजेंटेशन है। दूसरा है एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन वेक्टर का क्या होता है? एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन वेक्टर का होता है कि सपोज आपने एक वेक्टर लिखा। एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन दो तरीके से लिखा जा सकता है, सिंगल लेटर विथ एरो, या टू लेटर्स विथ एरो। यही दो तरीका है। जैसे कि सपोज हम एक वेक्टर को लिखते हैं, ये वेक्टर, ये सिंगल लेटर विथ अ एरो साइन एट द टॉप, जिसे हम लोग बोलते हैं वेक्टर। सपोज आई एम राइटिंग सी वेक्टर, इट इज अ वेक्टर। सपोज आई एम राइटिंग वेलोसिटी वेक्टर, इट इज अ वेक्टर। एक्सेलरेशन वेक्टर, इट इज अ वेक्टर। आपको याद आ रहा है? एक्सेलरेशन वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, याद आ रहा है? ठीक है, समझ में आ रहा है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये सिंगल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है विद अ एरो। टू लेटर्स में ऐसा होता है ए बी, सी डी वेक्टर, एफ जी वेक्टर, एक्सेट्रा, ऐसे रिप्रेजेंट होता है। तो एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन इसी टाइप से, दो ही टाइप से पॉसिबल है। तीन लेटर के साथ हम कभी भी वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन नहीं करते, जैसे कि एबीसी वेक्टर, ऐसा हम रिप्रेजेंट नहीं करते। हम रिप्रेजेंट करेंगे इधर सिंगल लेटर विद एरो एंड और टू लेटर्स विद एरो। अब यहाँ पे समझो, ये जो एरो की डायरेक्शन है, ये एरो की डायरेक्शन हमेशा हमेशा टू लेटर्स में हमेशा, जैसे कि ए बी आपने बोला, तो अगर मैं एरो की डायरेक्शन में ऐसे ही रखूंगा, सबसे पहली बात, आप एरो की डायरेक्शन ऐसे नहीं रख सकते।
आप ऐसे नहीं बोल सकते कि वेक्टर इज पॉइंटिंग इन दिस डायरेक्शन सो आई विल पुट द एरो लाइक दिस, ये गलत होगा। आपको एरो हमेशा लेफ्ट टू राइट ही रखनी पड़ेगी, लेफ्ट में टेल और राइट में हेड, ठीक है। एरो आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा हमेशा, लेकिन इसमें एक आप नोमेनक्लेचर फॉलो कर सकते हो कि सपोज हम ए बी वेक्टर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो अगर हमने ऐसा लिखा है ए बी वेक्टर, समझो यहाँ पे ए होगा और यहाँ पे बी होगा, दिस इज व्हाट वी कैन डू, समझे आप? यहाँ पे ए होगा और यहाँ पे बी होगा, तो ये आपका एरो की डायरेक्शन हो जाएगी, दिस इज ए बी वेक्टर। क्या क्लैरिटी है? ये जो ए बी वेक्टर ऐसे लिखना ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो सपोज समझो ध्यान से, सपोज हम ऐसे दिखा रहे हैं एरो, ये ए है ये बी है, तो इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखेंगे ऐसे। सपोज एक दूसरा एरो है, ये बी है ये ए है, इसको कैसे लिखेंगे? इसको कैसे लिखेंगे? एरो को तो लिखना ऐसा ही है, एरो को दिखाना ऐसा ही है, एरो को ऐसा रिवर्स नहीं मार सकते। पहली बात समझो, आपने कभी भी कोई वेक्टर नहीं देखा होगा जिसमें एरो इस डायरेक्शन में, मतलब लेफ्ट ऊपर में सिंगल लेटर या टू लेटर रिप्रेजेंटेशन में जो ऊपर में एरो बनाई गई है, आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि एरो के डायरेक्शन को रिवर्स मार दिया है। एरो का टेल हमेशा लेफ्ट में होता है और हेड हमेशा राइट में होता है। तो अभी ए बी यहाँ पे देखो, ये सॉरी मैंने उल्टा कर दिया, एक इसको मैं कैसे लिखूं? देखो टेल के नीचे बी लिखो, हेड के नीचे ये लिखो, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, समझे आप? तो ऊपर का जो रिप्रेजेंटेशन है वो हमेशा टेल लेफ्ट टू राइट होगा, लेकिन नीचे में कॉरस्पॉन्डिंगली आप लेटर डाल दो, ठीक है, जो लेटर आ रहा है। क्लैरिटी है? इसे लिख लो, बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ, एकदम बेसिक्स है ये समझ में आता है सबको? ठीक है, देखो नेक्स्ट देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। हमने पढ़ा था किसी भी वेक्टर के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड, एक और डायरेक्शन। सुनो ध्यान से, कोई भी अगर वेक्टर है, कोई भी अगर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके दो पार्ट्स होंगे, एक होगा मैग्नीट्यूड और दूसरा होगा डायरेक्शन। ये अपने को समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर क्या होता है? अगर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है तब वो वेक्टर कहलाएगी, एंड प्लस वो वेक्टर अलजेब्रा के रूल्स को सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन के वक्त उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन वाला पार्ट आता है, और जब वो प्रॉपर्टीज में आता है तो वो वेक्टर है या नहीं, अगर वो वेक्टर अलजेब्रा को सेटिस्फाई कर रहा है तो हम बोलते हैं कि वो वेक्टर है कंप्लीटली, ठीक है ना? तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या होगा? सपोज हम एक वेलोसिटी वेक्टर लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट, ये है वेलोसिटी वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे ये 10 मीटर पर सेकेंड वाला जो पार्ट है, ये पार्ट रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड, एंड ड्यू ईस्ट ये वाला जो पार्ट है, ड्यू मतलब टुवर्ड्स ईस्ट, दिस रिप्रेजेंट डायरेक्शन, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, वेक्टर को दो डंडों के बीच में रख देंगे, वेक्टर लिखेंगे, मतलब वेक्टर का फॉर्म लिखेंगे सिंगल लेटर विद एन एरो, और उसको दो डंडों के बीच में रखेंगे, या फिर इसको ऐसे लिख देंगे, एरो हटा देंगे। तो दीज आर द टू वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग द, दीज आर टू वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग द वेक्टर। तो वेक्टर के ऊपर एरो डाल के उसको दो डंडों के बीच में डालेंगे, या फिर सिंपली वी लिख देंगे, राइट? दैट विल गिव अस व्हाट? दैट विल गिव अस मैग्नीट्यूड। तो ये रिप्रेजेंटेशन है मैग्नीट्यूड का। तो अगर ऐसा कभी भी लिखा रहे तो समझ जाइए कि उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं अभी ये v वेलोसिटी इसका देखो, तो देखो ये जो मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड कम है 10 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें ध्यान से देखो, इसमें दो चीजें, तो ये जो मैग्नीट्यूड है, इस मैग्नीट्यूड के दो पार्ट है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और दूसरी यूनिट है। इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, लिखें सब लोग, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। पहला क्या? एक न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, और दूसरा यूनिट, दूसरा यूनिट, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, अ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड अ यूनिट। तो कभी भी कोई भी मैग्नीट्यूड रहेगा तो यही कंस्टिट्यूट होकर रहेगा। चलिए बताइए नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं, नोट करें।
ठीक है। सो ध्यान से देखिए, अब बात करेंगे, मैग्नीट्यूड की बात होगी, अब बात करेंगे डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट होता है? सो डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर रिप्रेजेंट होता है, देखिए ध्यान से, डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर रिप्रेजेंट होता है, अगर हम सेंटेंसेस के फॉर्म में लिखें तो वो होता है लाइक ड्यू नॉर्थ टुवर्ड्स ईस्ट एटसेट्रा। ठीक है, ड्यू नॉर्थ टुवर्ड्स ईस्ट एटसेट्रा। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे सेंटेंसेस फॉर्म में। दूसरा फॉर्म होता है डायरेक्शन लिखने का, क्या? वो होता है यूनिट वेक्टर। मैं यूनिट वेक्टर पढ़ाऊंगा आपको थोड़ा और डिटेल में, यूनिट वेक्टर के फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स जो होते हैं फॉर द एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, वो होते हैं आई कैप, जे कैप, के कैप, प्लस माइनस। ठीक है, प्लस माइनस क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं हम लोग, तो इधर अगर आई है तो इस साइड में माइनस आई होगा, राइट। इधर अगर जे है इस साइड में माइनस जे होगा, राइट। इधर अगर के है तो इस साइड में माइनस के होगा, राइट। इसे हम लोग बोलते हैं राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास प्लस माइनस आई, प्लस माइनस जे, प्लस माइनस के, ये हमारे स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स होते हैं। अब नॉन स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, ये हम लोग देखेंगे बाद में। अभी नॉन स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे? नॉन स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर जो होते हैं वो हम निकालते हैं, वेक्टर जो होता है उसको डिवाइड करते हैं उस वेक्टर के मॉड्यूलस। सो दिस गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ अ नॉन स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर। मतलब ये स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप। लेकिन अगर नॉन स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर हो, मान लो आपको नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाना है, ये आई कैप, जे कैप, के कैप। अगर हम ज्योग्राफिकल सिस्टम देखें तो ज्योग्राफिकल सिस्टम में हम एक्स वाई की जगह पे ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन लेते हैं। तो आई कैप प्लस माइनस आई कैप प्लस माइनस जे कैप को आप प्लस आई कैप को आप ईस्ट बोल सकते हो, माइनस आई कैप को वेस्ट बोल सकते हो, प्लस जे कैप को आप वेस्ट बोल सकते हो, सॉरी नॉर्थ बोल सकते हो, माइनस जे कैप को साउथ बोल सकते हो। एंड प्लस माइनस के कैप इज वर्टिकली अपवर्ड एंड वर्टिकली डाउनवर्ड। ये होता है स्टैंडर्ड डायरेक्शन होते हैं राइटिंग कोडेड सिस्टम के हिसाब से। लेकिन अगर किसी को नॉर्थ ईस्ट जाना है तो नॉर्थ ईस्ट जाएगा तो ये प्लस, सिर्फ प्लस माइनस आई फॉर्मेट में आप नहीं लिख सकते नॉर्थ ईस्ट को। तो यू नीड टू रिप्रेजेंट इन ऑल टुगेदर डिफरेंट वे। समझ में आ रही बात? यू नीड टू रिप्रेजेंट इट इन ऑल टुगेदर डिफरेंट वे। तो प्लस माइनस आई कैप, प्लस माइनस जे कैप, प्लस माइनस के कैप, इसको आप यू नो इसको आप क्या बोलते हैं उसे, स्टैंडर्ड है ये। लेकिन अगर नॉन स्टैंडर्ड होगा तो यू विल नॉट बी एबल टू रिप्रेजेंट इट लाइक दिस। तो आपको इनके कॉम्बिनेशंस के साथ वर्क करना पड़ेगा। अगर नॉन स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर तो इसके कॉम्बिनेशन के साथ वर्क करना पड़ेगा। जैसे कि आपने देखा होगा कभी कोई वेक्टर आ रहा है लाइक समथिंग आई कैप प्लस समथिंग जे कैप, समथिंग आई कैप माइनस समथिंग जे कैप, तो वो आपका यूनिट वेक्टर होता है। ठीक है, तो उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है वो, मान लीजिए। ठीक है, तो वो आई कैप और जे कैप के कॉम्बिनेशन में आ सकता है, आई कैप जे कैप के कैप कॉम्बिनेशन में आ सकता है। सो इट इज फीजिबल। तो वो है नॉन स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स। तो नॉन स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स निकालने का तरीका क्या होता है? वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ठीक है, जैसे कि आप इस चीज को फील करें, देखिए ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी वेक्टर है 10 मीटर पर सेकंड ड्यू ईस्ट, ये वेक्टर है। इसको अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर से रिप्रेजेंट डिवाइड कर दूं व्हिच इज 10 मीटर पर सेकंड अगेन, तो हमारा पास बच जाएगा ड्यू ईस्ट ओनली। देखो, सॉरी, मैग्नीट्यूड इज 10 मीटर पर सेकंड, सॉरी। तो सिर्फ आपका बच जाएगा ड्यू ईस्ट। So due east giving us what direction? Similarly, अगर ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहा हो, 10 मीटर पर सेकंड ड्यू नॉर्थ ईस्ट में लिखूं, डिवाइड बाय 10 मीटर पर सेकंड कर दूंगा, तो आई विल गेट दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन। इसका मतलब कॉन्सेप्ट ये है कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय, किसी भी वेक्टर को डिवाइड कर दूं उसके मैग्नीट्यूड से, तो हमें यूनिट वेक्टर मिल जाएगी। इसे नोट करें, आगे बढ़ते
ओके, डन डन। के समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरे को समझ में आया, राइट। तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब इसको निकालने का तरीका हम लोग देखेंगे, ठीक है ना, वी विल सी दैट। चलिए अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। मेरे को ये चैप्टर पढ़ाने का थोड़ा तरीका अलग है, मैं आपको एकदम रेलेवेंट चीजें बताऊंगा जो आपने ऑलरेडी किया हुआ है, और आपको फील भी आएगी कि हाँ बात तो सही है। और बहुत बेसिक बेसिक बातें कराऊंगा, चिंता मत करो। और जो मैं करा रहा हूँ वो एग्जाम में एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर को एकदम ध्यान से कीजिएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, लास्ट ईयर आपका फिजिक्स अच्छा नहीं होने के कारण एक प्रमुख रीजन ये भी हो सकता है कि आपको वेक्टर्स की समझ अच्छी नहीं थी। अगर वेक्टर की समझ अच्छी है, आपका बहुत अच्छा रहेगा। आप इस बार के क्वेश्चंस उठा के देख लो, आपको वेक्टर की समझ बहुत अच्छे से होनी चाहिए, पर्टिकुलरली एडिशन, सब्ट्रैक्शन, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। पर्टिकुलरली डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट में थोड़ा बहुत यूज है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, रिजोल्यूशन, ये सब चीज आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। आइए, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर सबसे पहले हम देखते हैं, देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ अ वेक्टर इज मूव्ड पैरेलल टू itself or in a line if a vector is moved parallel to or in a parallel support, this is known as allowable movement of vectors। मतलब क्या है, सुने, इसको नोट करें, मुझे नेक्स्ट पेज में जाना पड़ेगा, नोट करें इसे। ओके, सुनो ध्यान से, मैंने क्या लिखा है। इफ अ वेक्टर इज मूव्ड पैरेलल टू इटसेल्फ और इन अ पैरेलल सपोर्ट with direction of tail and head, tail to head not change and length of the arrow not change, then vector does not change, this is known as allowable movement of vectors। मतलब क्या है, समझो इसको, देखो ध्यान से, देखो सपोज हम ऐसा ऐसा एक वेक्टर ले रहे हैं, फील करना, सपोज हम एक ऐसा वेक्टर ले रहे हैं, ये टेल है, ये हेड है, ठीक है। और ये वेक्टर जो है, ये वेक्टर इस सपोर्ट के ऊपर लाई कर रहा है, इस सपोर्ट के ऊपर ये वेक्टर लाई कर रहा है, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं इस वेक्टर को इस सपोर्ट के ऊपर मूव करा के यहाँ पे लेके जा सकता हूँ। सिर्फ मुझे इतना इंश्योर करना पड़ेगा कि टेल टू हेड की डायरेक्शन वही रहे और टेल से हेड के बीच की दूरी वही रहे, या फिर मैं इसको मूव करा सकता हूँ, यहाँ पे लेके जा सकता हूँ, इस लाइन के ऊपर कहीं पे भी मैं लेके जा सकता हूँ। यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, कहीं पे भी मैं लेके जा सकता हूँ, टेल टू हेड की डायरेक्शन सेम रखते हुए और टेल से हेड के बीच की दूरी सेम रखते हुए, तो वेक्टर नहीं बदलेगा। अगर ये वेक्टर है तो ये वेक्टर भी ए वेक्टर है, ये वेक्टर भी ए वेक्टर है, नहीं बदलेगा ये। दूसरा हम ये काम कर सकते हैं कि अगर हम इस वेक्टर को इस सपोर्ट के, इसको बोलते हैं सपोर्ट, जिसके ऊपर, जिस लाइन के ऊपर ये वेक्टर बनाया गया है उसको बोलते हैं सपोर्ट। अगर इस सपोर्ट के पैरेलल में हम लाइन खींचते हैं,
तो हम इस वेक्टर को उठा के यहाँ पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। सिर्फ ध्यान देना है कि टेल टू हेड की डायरेक्शन वही रहे और इसकी लंबाई वही रहे। तो ये ए वेक्टर रहेगा। इसको उठा के मैं इस सपोर्ट के ऊपर भी डाल सकता हूँ। सिर्फ देखना है कि टेल टू हेड की डायरेक्शन जो है वो सेम रहे और टेल से हेड के बीच की दूरी सेम रहे। ये भी ए वेक्टर ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। सो दिस इज नोन एज, मतलब मैग्नीट्यूड दोनों इंटैक्ट है, बस पोजीशन चेंज है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मतलब मैग्नीट्यूड, फिर से सुन लो, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है? टेल से हेड के बीच की दूरी। और डायरेक्शन क्या होता है? डायरेक्शन मतलब टेल से हेड की डायरेक्शन। ये दोनों को बिना चेंज किए हम वेक्टर को जिस जिस लाइन पे या सपोर्ट पे है उससे पैरेलल सपोर्ट में अगर मूव कराते हैं, पैरेलल में, याद रखना पैरेलल क्यों बोला, क्योंकि पैरेलल सपोर्ट में मूव करेंगे तभी हम इंश्योर कर पाएंगे कि ये जो दो दो जो वेक्टर्स को हमने सपोर्ट मूव कराया है उसकी टेल टू हेड की डायरेक्शन सेम रहेगी। अगर हम पैरेलल सपोर्ट में मूव नहीं कराएंगे, नॉन पैरेलल सपोर्ट में मूव कराएंगे, तो वेक्टर बदल जाएगा, क्योंकि उसकी डायरेक्शन बदल जाएगी। क्योंकि उसकी डायरेक्शन बदल जाएगी, भले मैग्नीट्यूड वही रहे बट डायरेक्शन बदल जाएगी। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में कोई भी एक अगर बदल गया, कोई भी एक अगर बदल गया तो वेक्टर बदल जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए दिस इज कॉल्ड एज अलाउबल मूवमेंट। तो अलाउबल मूवमेंट देने से वेक्टर नहीं बदलता है। क्या ये बात समझ में आई है? इस डायग्राम को अच्छे से अपने कॉपी में उतारें, अच्छे से उतारें। आई होप यू हैव रिटन इट डाउन। इसको उतारें। डन। बढ़ जाऊं आगे, बढ़ जाऊं आगे। देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, वेक्टर गेट्स चेंज्ड if it is rotated by angle other than 0 degree और 360 डिग्री। अगर हम वेक्टर को रोटेट करते हैं विद एट एंगल अदर देन 0 या 360 डिग्री तो वेक्टर बदल जाएगा। कैसे? देखो, सपोज ये हमारा वेक्टर है, ये ए वेक्टर है। मैंने क्या किया, इसको रोटेट कराया। किस पॉइंट के अबाउट में? इसके टेल के अबाउट में इसको रोटेट कराया। सपोज मैं रोटेट करा के इसको यहाँ ले आया, इसको रोटेट करा, इस टेल को इंटैक्ट रखा है यहाँ पे, तो इसकी लंबाई में कोई बदलाव नहीं हुआ। लेकिन ये जो वेक्टर आया, क्या अब ये वेक्टर ए वेक्टर रहा? नहीं, ये कोई दूसरा वेक्टर बी वेक्टर बन गया। एंड ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर। क्यों? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। इसकी जो सपोर्ट है, देखो इसकी ये सपोर्ट है, इस सपोर्ट के ऊपर ये बनाया गया है वेक्टर ए वेक्टर। और बी वेक्टर जो है उसकी जो सपोर्ट है ये अलग वेक्टर है। इसका मतलब अगर दोनों वेक्टर सेम है तो दोनों वेक्टर के सपोर्ट को सेम होना पड़ेगा या पैरेलल होना पड़ेगा, तभी ये दोनों वेक्टर सेम कहलाएंगे, एल्स नॉट। समझे आप? तो अगर हम वेक्टर को रोटेट कराएं, अब आप लॉजिकली सोचो, अगर मैं इस वेक्टर को रोटेट करा के पूरे 360 डिग्री से रोटेट करा दिया, दैट इज 2 पाई, तो वेक्टर घूम के जैसा था वैसे ही आ जाएगा, उसी सपोर्ट पे आ जाएगा। और अगर 0 डिग्री से रोटेट किया तब भी वही सपोर्ट पे रहेगा। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि वेक्टर को अगर 360 डिग्री या 0 डिग्री से रोटेट कराया जाए तो वेक्टर की वेक्टर जो है वो चेंज नहीं होता है। क्लैरिटी यही है। लेकिन 360 डिग्री या 0 डिग्री छोड़ के कोई भी अदर एंगल पे अगर रोटेट कराया जाए तो वेक्टर बदल जाएगा, वेक्टर चेंज हो जाएगा। यस और नो? एवरीवन इज ओके विद दिस? क्लियर है? नोट करें। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। नेक्स्ट एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुनना। अ क्वांटिटी कैन नेवर बी डिवाइडेड बाय अ वेक्टर। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी या किसी भी नंबर को हम एक वेक्टर से डिवाइड नहीं कर सकते। सो यू वुड हैव नेवर सीन समथिंग लाइक दिस, ए वेक्टर बाय बी वेक्टर। इसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं। यू वुड हैव नेवर सीन समथिंग लाइक दिस, 5 डिवाइडेड बाय बी वेक्टर। इसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है। हम किसी भी, सुने ध्यान से, हम किसी भी नंबर या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, वो स्केलर या वेक्टर कुछ भी हो सकता है, उसको एक वेक्टर से डिवाइड नहीं कर सकते। उसका कोई मीनिंग नहीं है। तो ए वेक्टर डिवाइडेड बाय बी वेक्टर अगर हमने किया, इसका कोई मीनिंग नहीं है, इट इज मीनिंगलेस।
क्या हम मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर सकते हैं? बिल्कुल, लेकिन हम वेक्टर से डिवाइड नहीं कर सकते। वेक्टर से डिवीजन का कोई मतलब नहीं होता, इट इज मीनिंगलेस। आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? वेक्टर से डिवीजन का कोई मतलब नहीं होता, इट इज मीनिंगलेस, राइट। लेकिन मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर सकते हैं क्या? बिल्कुल डिवाइड कर सकते हैं। क्या क्लियर है? ये इसे लिख लें। A quantity can never be divided by vector. That quantity can be a scalar quantity or it can be a vector quantity, but it can never be divided by a vector. ठीक है, ये बात आपको समझना है। नेक्स्ट देखिए, two vectors are equal if they have same magnitude, direction and unit. Actually ये लिखने की जरूरत नहीं है। If they have same magnitude and direction, यहाँ पे समझो दो वेक्टर इक्वल है अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अब आपको कॉन्सेप्ट पता है कि जो मैग्नीट्यूड होता है ये बनता है एक नंबर से और एक यूनिट से। बहुत बार बच्चे क्या होता है कि कॉन्सेप्ट मिसकॉन्सेप्शन होता है उनका, वो बोलते हैं कि सर मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन सेम, लेकिन अगर यूनिट अलग हो गया। वो ये भूल जाते हैं कि मैग्नीट्यूड के अंदर ही यूनिट कंटेंट है, क्योंकि मैग्नीट्यूड बिना यूनिट के नहीं बनेगी। You can never say magnitude is 5. You always have to say magnitude is 5 meter per second, 5 meter, 5 kg, what it is. समझे आप? डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल क्वांटिटी। तो जब हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं तो मैग्नीट्यूड के अंदर ऑलरेडी यूनिट है। तो अगर हम बोलते हैं कि दो वेक्टर्स आर इक्वल इफ दे आर द सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, देन इट सफाइसेस, राइट। इसके ऊपर रीजनिंग के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बिकॉज मैग्नीट्यूड का नंबर यूनिट है, नंबर एक नंबर होता है और एक यूनिट होता है। तो दो वेक्टर का अगर सेम मैग्नीट्यूड है मतलब उनके नंबर भी सेम है, उनके यूनिट भी सेम है और उनकी डायरेक्शन भी सेम है। तो टू वेक्टर्स विल बी इक्वल इफ दे आर द सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्या मेरी बात समझ में आई है? नेक्स्ट देखिए, ये प्रॉपर्टीज ऑफ कुछ वेक्टर्स थे। अब हम बात करेंगे यूनिट वेक्टर। ठीक है, वी विल टॉक अबाउट यूनिट वेक्टर। नाउ लिसन टू मी। यूनिट वेक्टर की जब हम बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यूनिट वेक्टर के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूं। ठीक है, मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था कि डायरेक्शन दिखाने का एक तरीका होता है यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर का कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी देखिए। वेक्टर whose magnitude is unity only without any unit। समझे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जांपल देखो, क्या 1 मीटर पर सेकंड यूनिट वेक्टर हो सकता है क्या? 1 मीटर पर सेकंड इज नॉट यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड हमेशा यूनिटी होगी, यूनिटी 1 होगी, उसका कोई यूनिट नहीं होगा। तो 1 मीटर पर सेकंड इज नॉट अ यूनिट वेक्टर, 1 इज अ यूनिट वेक्टर। 1 मीटर पर सेकंड इज नॉट अ यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो ये जो पॉइंट में विदाउट एनी यूनिट, इस पॉइंट को मैं फर्दर इसको इलैबोरेट करता हूं। यूनिट वेक्टर इज यूनिटलेस। नाम यूनिट वेक्टर है बिकॉज इसकी मैग्नीट्यूड यूनिटी होती है, इसकी कोई खुद की यूनिट नहीं होती है। इट गिव्स ओनली डायरेक्शन, ये सिर्फ डायरेक्शन दिखाता है और कुछ भी नहीं दिखाएगा। ठीक है ना। एंड इट इज डेनोटेड बाय, इसको लिखने का तरीका क्या होता है? इट इज डेनोटेड बाय द लेटर रिप्रेजेंटिंग द वेक्टर and on the top of it there is a cap, letter denoting the vector और ऊपर में कैप। ये तरीका होता है किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का, यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का। तो यूनिट वेक्टर मान लो 2 लेटर के फॉर्म में यूनिट वेक्टर है, ए बी वेक्टर है। तो ए बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? ए बी और उसके ऊपर कैप। समझे, ये यूनिट वेक्टर है और ये रिप्रेजेंट क्या करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा सोनली डायरेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर। मतलब ये जो टेल टू हेड की डायरेक्शन है वो किधर है, दैट इज गेटिंग रिप्रेजेंटेड बाय द यूनिट वेक्टर। क्लैरिटी है ये समझ में आया? कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक बातें कॉन्सेप्चुअल थी, वो आपको समझ में आना चाहिए। अच्छा, यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है, सपोज आई वांट टू फाइंड आउट ए कैप, इट विल बी ए वेक्टर बाय ए, और इट इज ए वेक्टर बाय ए वेक्टर का मॉड्यूलस। ये ए भी मॉड्यूलस रिप्रेजेंट करता है, ए वेक्टर को दो वर्टिकल डंडों के बीच में रखो, वो भी मॉड्यूलस रिप्रेजेंट करता है। तो किसी भी वेक्टर को
उसके मॉड्यूलर से डिवाइड कर दो तो आपको यूनिट वेक्टर मिलता है। स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर मैं ऑलरेडी लिखा चुका था पहले, ठीक है, वो मैं यहाँ पे फिर से नहीं लिखा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। ये सुना होगा आपने, ये सब काम आता है, ठीक है ना, और इसके ऊपर सवाल बनते हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वाला ही बता रहा हूँ, फालतू चीजें नहीं बात करूंगी। जीरो वेक्टर और नल वेक्टर, ठीक है। तो जीरो वेक्टर और नल वेक्टर किसको बोलते हैं? वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो। जिस वेक्टर की मैग्नीट्यूड जीरो है उसे क्या बोलते हैं? नल वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी डायरेक्शन के बारे में बोलो। इसकी डायरेक्शन डिफाइंड नहीं है, इट कैन बी एनीवेयर, इस डायरेक्शन इज नॉट डिफाइंड। यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन जो होती है, सॉरी जीरो वेक्टर की जो डायरेक्शन है डिफाइंड नहीं है, बिकॉज ये एक पॉइंट होता है तो इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है। जीरो वेक्टर इट कैन हैव यूनिट, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इट कैन हैव अ यूनिट। इसकी यूनिट यूनिट हो सकती है। क्यों? जीरो वेक्टर कैसे आएगा? मान लो मैंने ए वेक्टर से ए वेक्टर ही हटा दिया तो मेरा आंसर आएगा जीरो वेक्टर। समझो, बहुत बार क्या होता है कि दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन करने पर अगर जीरो आ गया है तो हम इसको बोलते हैं बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। ये लिखना गलत होगा। ये एजर्सन रीजनिंग टाइप में क्वेश्चन में आ सकता है कि इसमें से गलत ढूंढो। तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता, इट हैज टू बी जीरो वेक्टर। क्यों? क्योंकि हम दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें एक वेक्टर मिलेगा, हम दो वेक्टर का एडिशन करेंगे तो हमें एक वेक्टर मिलेगा, हम 50 वेक्टर का एडिशन करेंगे तो हमें एक वेक्टर मिलेगा। उसी तरीके से कॉन्सेप्ट उसी को ध्यान में रखते हुए अगर मैं दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन करता हूं और मेरा वैल्यू आता है जीरो, तो वो एक वेक्टर है, इट इज अ जीरो वेक्टर व्हिच इज कॉल्ड नल वेक्टर, इसलिए उसको नल वेक्टर बोला गया। सो एक वेक्टर है, उसमें से वही वेक्टर सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको नल वेक्टर मिलेगा। अगर उसमें आपको दूसरा सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको एक वेक्टर मिलेगा। तो जीरो लिखना गलत होगा, इट विल बी अ नल वेक्टर। दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। देखो, अब जब भी कोई दो चीजों का सब्ट्रैक्शन करते हो वो लाइक क्वांटिटीज होती है। जैसे कि आप ये सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते, 5 एप्पल्स में से आप 3 एप्पल खा लोगे तो आपके पास 2 एप्पल रहे। 5 केजी में से आपने 2 केजी कंज्यूम कर लिया तो आपके पास 3 केजी रहेगा। ऐसा तो नहीं करोगे ना 5 केजी में से 2 मीटर पर सेकंड सब्ट्रैक्ट करो, क्या इसका कोई फिजिकल मीनिंग होगा? नहीं। इसी तरीके से दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन करोगे तो एक वेक्टर मिलेगा, तो जीरो लिखना गलत होगा, उसको नल वेक्टर लिखना पड़ेगा। क्या क्लैरिटी है? लिख डालो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है पैरेलल वेक्टर्स एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, ये सब कुछ थियरी पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर सवाल हो सकता है, कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछ लिए जाए, ठीक है ना। कॉन्सेप्चुअल, ऐसे डायरेक्टली टच एंड गो टाइप के सवाल तो आएंगे नहीं। पैरेलल वेक्टर्स, अच्छा, पैरेलल वेक्टर्स क्या है? वेक्टर्स whose डायरेक्शंस आर सेम। वेक्टर जिनकी डायरेक्शन सेम है दे आर कॉल्ड पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। दे मे हैव डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स। अब मैं डिफरेंट मैग्नीट्यूड बोल रहा हूं तो डिफरेंट मैग्नीट्यूड दो तरीके से हो सकती है। कैसे? देखो, 5 मीटर पर सेकेंड एंड 5 केजी, 5 मीटर पर सेकेंड एंड 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Do you think that they represent vector? They represent the magnitude of a vector. मैं ऐसा पूछ रहा हूँ. Do you think they represent magnitude of a vector? Yes. 5 meter per second is magnitude of a velocity vector. Concept clear हो रहा है? ये magnitude of a velocity vector and 5 meter per second is the magnitude of an acceleration vector. So देखो, 5 meter per second and 5 meter per second square. Do you think they have different magnitude? देखो, इसका न्यूमेरिकल पार्ट तो सेम है लेकिन इनका जो यूनिट वाला पार्ट है वो अलग अलग है. So they represent different magnitude. तो दो पैरेलल वेक्टर की मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकती है, मतलब दे कैन रिप्रेजेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब वेलोसिटी वेक्टर कैन बी पैरेलल टू एक्सेलरेशन वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर कैन बी पैरेलल टू फोर्स वेक्टर, फोर्स वेक्टर कैन बी पैरेलल टू एक्सेलरेशन वेक्टर, फोर्स वेक्टर कैन बी सॉरी वेलोसिटी वेक्टर कैन बी पैरेलल टू एंटी पैरेलल टू या एट एन एंगल टू फोर्स वेक्टर। तो ये आपको समझना है। देखो, ऐसे आपने बहुत सारे एग्जांपल देखे, मैं आपको बता रहा हूँ।
देखो आपने अगर किनेमेटिक्स में देखो, मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, ये एग्जांपल देना जरूरी है ताकि आप लिंक कर पाओ, ठीक है ना। देखो जब 11वीं का बच्चा होता है ना, मैं उसे एग्जांपल नहीं दे पाता बिकॉज उसको फिजिक्स आती ही नहीं है। आपको फिजिक्स आती है, आप ऑलरेडी आपने 2 साल पढ़ा हुआ है, ठीक है। ठीक है, जो भी हुआ, मार्क्स कम आए, वट एवर इट इज, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट हमें फिजिक्स आती है, ऐसा नहीं कि हमें फिजिक्स नहीं आती। अब सोचो लॉजिकली, अगर मैं बोलूं ये मेरा एक्सेलरेशन वेक्टर और ये मेरा वेलोसिटी वेक्टर है, एक्सेलरेशन को मैं हाफ एरो से रिप्रेजेंट करता हूँ, वेलोसिटी को मैं फुल एरो से रिप्रेजेंट करता हूँ, जस्ट टू गेट अ क्लैरिटी कि ये एक्सेलरेशन है, ये वेलोसिटी। ऐसा कोई नोमेनक्लेचर है कैसे बुक में, ऐसा नहीं, मैं ये फॉलो करता हूँ, ठीक है। हाफ एरो से एक्सेलरेशन और फुल एरो से वेलोसिटी या फोर्स। एक्सेलरेशन को सिर्फ हाफ एरो से दिखा, एक्सेलरेशन वेलोसिटी। यहाँ पे क्या हुए, ये दोनों क्या हुए, क्या ये दोनों पैरेलल वेक्टर्स? ये दोनों एंटी पैरेलल वेक्टर्स, ये पैरेलल नहीं है, देखो इनकी डायरेक्शन अलग अलग है। क्या ऐसे केस आपने फिजिक्स में देखे हैं, किनेमेटिक्स में? इस केस में अगर आपने ध्यान दिया होगा, इस केस में मैं थोड़ा थोड़ा फिजिक्स में बताते चलता हूँ, सुनो ध्यान से। इस केस में क्या आपको दिख रहा है कि वेलोसिटी और एक्सेस के डायरेक्शन अपोजिट है? तो तो क्या होगा इस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का, बोलो। व्हाट विल हैपन इन दिस केस? होता क्या है यहाँ पे? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी डिक्रीजेस क्योंकि वेलोसिटी और एक्सेस इन अपोजिट डायरेक्शन। और अगर वेलोसिटी और एक्सेस सेम डायरेक्शन में हुए तो अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री हुआ तो कैसा मोशन होता है यहाँ पे? हमेशा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल 90 डिग्री। क्या सर्कुलर मोशन होता है? यस। अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल अदर देन 0 या 180 डिग्री या 90 डिग्री नहीं, अदर देन 0 या 180 डिग्री, एंड एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, नहीं, सुनो, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल थीटा है विच इज अदर देन 0 या 180 डिग्री, अदर देन 0 या 180 डिग्री, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का, अरे भाई एक सेकंड, एक सेकंड, नहीं 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 नहीं, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल थीटा है अदर देन 0 या 180 डिग्री, इस केस में क्या मोशन होता है? और एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, क्या मोशन होता है? प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो मैं ये बोलना चाहता था कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आपने पैरेलल देखा है, फोर्स और वेलोसिटी आपने पैरेलल देखा है, एंटी पैरेलल भी देखा है, अपोजिट डायरेक्शन में लगते हुए, ठीक है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो दे आर कॉल्ड पैरेलल वेक्टर्स, दे आर कॉल्ड पैरेलल वेक्टर्स। अब सोचो ध्यान से, दो तीन बातें समझो। पैरेलल वेक्टर्स जो होंगे, ये भले ऐसे बनाया जाए, ये मान लो वेलोसिटी वेक्टर है, कुछ प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस की बातें बता रहा हूँ, और एक्सेलरेशन वेक्टर ऐसे बनाया गया, मान लो एंटी पैरेलल वेक्टर्स, मान लो। अगर ये एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं, क्या अलाउबल मूवमेंट देके हम वेलोसिटी वेक्टर को इसके ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, या एक्सेलरेशन वेक्टर को उठा के इसके ऊपर यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड को सेम रखते हुए? कर सकते हैं सब काम, ये सब काम बहुत काम आएगा आपको। क्या बात समझ में आ रही है? मैं बता रहा हूँ, मेरा वेक्टर पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग है। इसको पढ़ने के बाद आपको लगेगा हाँ भैया ऐसे सवाल बनते हैं, बाकी सब तो फालतू थियोरी पॉइंट्स हो, तो हमको पता ही है, हम रटे हुए हैं। यस और नो? क्या बात समझ में आई? ये पैरेलल वेक्टर्स, क्लैरिटी यही है। तो पैरेलल वेक्टर्स, सुनो ध्यान से, पैरेलल वेक्टर्स के लिए सुनो, पैरेलल वेक्टर्स के लिए दो वेक्टर को दो डिफरेंट सपोर्ट्स में होना जरूरी है, या फिर एक सपोर्ट में रहते हुए भी वो पैरेलल वेक्टर्स हो सकते हैं? फिर से सुनो, पैरेलल वेक्टर्स में होने के लिए क्या दो वेक्टर्स को पैरेलल सपोर्ट में होना जरूरी है? क्या एक सपोर्ट में भी हो सकते हैं ये दो वेक्टर पैरेलल, एक सपोर्ट में भी रह के दो वेक्टर पैरेलल कहला सकते हैं? नहीं आया समझ? ओके, बताता हूँ। सपोज ये है मेरा एक वेक्टर, सपोज ये मेरा फोर्स वेक्टर है 5 न्यूटन, ये इसका सपोर्ट है। इसी सपोर्ट पे मेरा एक और वेक्टर है 10 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी वेक्टर। क्या ये दोनों वेक्टर पैरेलल है? क्या ये दोनों वेक्टर पैरेलल है?
कॉन्सेप्ट गलत है सर, ये दोनों वेक्टर पैरेलल है भाई। अरे भाई ये इसमें नहीं है, भले ही यहाँ पे दो पैरेलल सपोर्ट होना जरूरी है, गलत कॉन्सेप्ट है भाई, ये गलत कॉन्सेप्ट है। अब तुम इसके पैरेलल सपोर्ट बना लो खुद से, इस 10 मीटर पर सेकंड को इधर मूव करा दो, अलाउबल मूवमेंट तो पता है ना तुमको, मूव करा दो इसको, किसने रोका है तुमको, हो गया दो पैरेलल सपोर्ट। तो ये बोलना गलत होगा कि भैया एक लाइन पे अगर दो वेक्टर है तो वो पैरेलल वेक्टर नहीं है, ये बोलना गलत होगा, है ना, समझे आप, ये मिसकॉन्सेप्शन है, इसलिए मैंने इस पॉइंट के ऊपर हार्प किया। क्लैरिटी यही है, नोट करो, आगे बढ़ते हैं। चलो, आई होप यू हैव नोटेड इट डाउन, ये समझ में आया, इट्स अ स्मॉल बट वेरी सटल पॉइंट। ठीक है, अब देखो ध्यान से, एंटी पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है, एंटी पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स कब होंगे, जब दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा, 180 डिग्री, मतलब दोनों के हेड टू टेल की डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल अपोजिट होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, वेक्टर्स उस डायरेक्शन आर अपोजिट। ये क्या कहलाएगा, ये एंटी पैरेलल वेक्टर्स कहलाएगा। ठीक है, दे अगेन मे रिप्रेजेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। तो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब दोनों की मैग्नीट्यूड अलग हो सकती है, मैग्नीट्यूड अलग हो सकती है मतलब उनकी यूनिट भी अलग हो सकती है, उनका नंबर जो लगा हुआ है वो भी अलग हो सकता है, दोनों में से कुछ भी होता है। ठीक है ना, तो बिकॉज डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है मतलब यूनिट भी पॉसिबल है कि यूनिट अलग अलग हो। ठीक है, और डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी तो उनकी यूनिट्स भी अलग अलग होगी। ठीक है ना, अच्छा अगेन इसमें भी वही बात होगी जो मैंने पैरेलल वेक्टर में करा था, फिर से मैं बना नहीं रहा हूँ। क्या एक एक ही सपोर्ट पे दो वेक्टर में बनाऊं, क्या वो एंटी पैरेलल हो सकते हैं, एक ही सपोर्ट, एक ही सपोर्ट पे मैंने दो वेक्टर बनाए, क्या मैं दोनों वेक्टर को एंटी पैरेलल बोल बना सकता हूँ, बना सकता हूँ। और किसी को अगर ऐसा लग रहा है कि दो पैरेलल सपोर्ट चाहिए तो खुद से पैरेलल सपोर्ट बना लो भाई, अलाउबल मूवमेंट हमें अलाउ करता है किसी भी वेक्टर को मूव कराने के लिए। कॉन्सेप्ट समझ में आया, हाँ सर, नोट करो, आगे बढ़ो क्विकली फास्ट। नोट इट डाउन, देखिए इसके बाद आता है कोलिनियर वेक्टर्स, सुना होगा आपने, कोलिनियर वेक्टर्स क्या होता है, वेक्टर्स व्हिच कैन बी अरेंज्ड इन वन लाइन। मार्क करना, एक एक छोटे छोटे पॉइंट लिखा रहा हूं बट इंपॉर्टेंट है, व्हिच कैन बी अरेंज्ड इन वन लाइन। तो वेक्टर्स व्हिच कैन बी अरेंज्ड इन वन लाइन ऑफ सपोर्ट, इसका मतलब कोई भी दो पैरेलल वेक्टर है तो वो कोलिनियर वेक्टर भी है, कोई भी दो एंटी पैरेलल वेक्टर है तो वो मतलब क्या बोलते हैं, वो कोलिनियर वेक्टर भी है। यस, ठीक है, एवरीवन नोट करें, आगे बढ़ता हूं। ठीक है, आई होप यू नोटेड डाउन, बढ़ूं आगे। कोप्लेनर वेक्टर्स, कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होता है, जैसे कोलिनियर वेक्टर्स हो तो वैसे कोप्लेनर वेक्टर्स का डेफिनेशन होता है एनी, सॉरी एनी वेक्टर्स which can be arranged in one plane, which can be arranged in one plane are known as coplanar vectors, are known as coplanar vectors।
एनी वेक्टर्स विच कैन बी अरेंज्ड इन वन प्लेन, एक प्लेन में जिनको अरेंज किया जा सके उन्हें हम कोप्लेनर वेक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? कोप्लेनर वेक्टर्स। अब यहां पे सुनो, टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। दो वेक्टर अगर है तो वो हमेशा कोप्लेनर होंगे। कोप्लेनैरिटी चेक करने के लिए तब जरूरी होता है जब हमारे पास मोर देन टू वेक्टर्स हो। अगर दो वेक्टर है तो वो हमेशा कोप्लेनर होंगे। ऐसा क्यों बोला आपने? देखो मैं बताता हूं। देखो, सपोज इधर एक वेक्टर है, यहाँ पे एक वेक्टर है। देखो ध्यान से, ये दो वेक्टर्स अलग अलग दिशा में है। ठीक है, क्या अलाउबल मूवमेंट देके मैं इस वेक्टर को इसके टेल पे लाके रख सकता हूँ या इसके हेड पे लाके रख सकता हूँ? तो भले ये अलग अलग जगह पे हो, भले ये वेक्टर्स अलग अलग जगह पे हो, ऐसा वेक्टर है, ऐसा वेक्टर, इसको उठा के मैं इसके ऊपर रख सकता हूँ। और इन दोनों वेक्टर को कंसिडर करते हुए मैं एक प्लेन बना सकता हूँ। प्लेन मतलब एक सरफेस बना सकता हूँ जिसके अंदर ये दोनों वेक्टर लाइक है, तो ये कोप्लेनर हो जाएंगे। मान लो फिर से देखो, ये वेक्टर इधर है, ये वेक्टर इधर है। क्या मैं अलाउबल मूवमेंट देके इस वेक्टर को लाके यहाँ पे पटक सकता हूँ? फिर से अलाउबल मूवमेंट देके इसको यहाँ पे पटक सकता हूँ, और फिर इन वेक्टर्स के ऊपर इन वेक्टर्स को इन्वॉल्व करते हुए एक प्लेन ड्रॉ कर सकता हूँ। सो दो वेक्टर जो होंगे वो हमेशा कोप्लेनर होंगे। ये बात समझ लेना। मान लो ज्यादा समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, आप रट लो कि दो वेक्टर्स जो हैं वो हमेशा कोप्लेनर होंगे। कोप्लेनरिटी चेक करने की जरूरत तब आती है जब हमारे पास मोर देन टू वेक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे लिखें, द नीड फॉर चेकिंग कोप्लेनरिटी ऑफ वेक्टर्स arises when we have more than two vectors। अगर दो वेक्टर्स है तो उनको हमेशा हम अलाउबल मूवमेंट के तहत उनको एक प्लेन में रख सकते हैं। सर कैन वी से ऑल कुलिनियर वेक्टर्स आर कोप्लेनर? कुलिनियर मतलब उनको एक लाइन पे रखा जा सकता है। तो अगर बहुत सारे वेक्टर्स है उनको एक लाइन पे आप रख पा रहे हो, ठीक है, एक लाइन पे रख पा रहे हो, तो उनको एक प्लेन पे भी रख पाओगे। बराबर है, बराबर है। उनको अगर एक लाइन पे रख पा रहे हो तो उनको एक प्लेन पे भी रख पाओगे। तो जितने भी कुलिनियर वेक्टर्स होंगे 10-15, अगर 10-15 वेक्टर्स कुलिनियर हैं तो वो कोप्लेनर भी होंगे। बिल्कुल सही। क्या क्लैरिटी है? ये दिमाग नहीं चल रहा है? क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया? थोड़ा अकल चलाना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना, समझ में आया? क्या मैंने जो सिखाया आपको क्लैरिटी है? पक्का? बेसिक्स, एकदम बेसिक्स क्लियर है? ये कोई दिक्कत नहीं है? नोट करो, आगे बढ़ते हैं। How to check coplanarity of more than two vectors, that you will learn a bit in a little bit about in cross product। जनरली हमें कोप्लेनरिटी चेक कैसे करते हैं उसके ऊपर सवाल नहीं होता। हमारे को सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि अगर दो से ज्यादा वेक्टर हुए तो हमें शायद कोप्लेनरिटी चेक करनी पड़े, लेकिन दो वेक्टर हुआ तो वो हमेशा कोप्लेनर होंगे। कोप्लेनरिटी जो है मतलब एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, ये हम थोड़ा बहुत क्रॉस प्रोडक्ट की मदद से बता सकते हैं, थोड़ा बहुत अकल लगा। हम बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है ना? चलो अब देखो ध्यान से, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है परपेंडिकुलर और ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। सुना होगा आपने, परपेंडिकुलर और ऑर्थोगोनल वेक्टर सुना है क्या? सुना है क्या? इससे पहले परपेंडिकुलर ऑर्थोगोनल वेक्टर सुना होगा, राइट? तो किसको बोलते हैं परपेंडिकुलर वेक्टर्स? अगर दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री हुआ तो उसे हम बोलेंगे ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ठीक है, ठीक है, देन वी विल कॉल दे आर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स।
सो दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, राइट। ये है दो वेक्टर के बीच का एंगल, राइट। ये गलत है। दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या होता है? उन वेक्टर्स को इधर टेल टू टेल अरेंज करना पड़ता है या हेड टू हेड अरेंज करना पड़ता है, तब जाके उनके बीच का जो एंगल है वो कहलाता है एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। ये सही है। दिस इज व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। हम इसके बारे में बात करेंगे। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या होता है? जब दो वेक्टर्स को टेल टू टेल या हेड टू हेड अरेंज करो, तब उनके बीच में जो स्मॉलर एंगल होता है वो होता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। यस। तो यहाँ पे दो एंगल बने, देखो टेल टू टेल अरेंज करने के बाद एक एंगल ये बना विच इज 270 डिग्री, और एक एंगल बना 90 डिग्री। तो 90 डिग्री इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, राइट। दिस व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग, राइट। अच्छा, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, देखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ, इसके ऊपर सवाल बन सकता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज 3। मैक्सिमम नंबर ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज 3। म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर? मतलब क्या सुना? म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब है आउट ऑफ गिवन वेक्टर्स, लिखो ये, आउट ऑफ गिवन वेक्टर्स choose any two and they should be perpendicular। अब आप सोचो, सपोज मैं एक वेक्टर ऐसे लेता हूं, एक वेक्टर ऐसे लेता हूं, अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और एक वेक्टर ऐसा लेता हूं। देखो सभी वेक्टर्स के टेल एक जगह पे हैं। तो एक्स, इन तीनों में से कोई भी दो आप चूज करो, करेक्ट। इन तीनों में से कोई भी दो आप चूज करो, इन तीनों में से कोई भी दो आप चूज करो। एक सेकेंड अथर्व, तुमने एक पॉइंट में क्या गलती की है मैं तुम्हें क्लैरिफाई करूंगा अभी। इन तीनों में से तुम कोई भी दो चूज करो, एक्स वाई चूज करो, वाई जेड चूज करो, जेड एक्स चूज करो, यही चूज कर सकते हो इन तीन में से कोई दो, ठीक। वो दोनों देखो वो परपेंडिकुलर है आपस में। क्या ये परपेंडिकुलर है? क्या ये परपेंडिकुलर है? क्या ये परपेंडिकुलर है? दिख रहा है आपको? ये आपस में परपेंडिकुलर है, दिख रहा है आपको? सपोज किसी ने बोला मैं 4 वेक्टर बना दूंगा, कैसे? उसने क्या किया, एक वेक्टर इधर ड्रॉ किया, देखो सपोज ये वेक्टर है डब्ल्यू। तो डब्ल्यू वेक्टर जब ड्रॉ किया तो डब्ल्यू और वाई क्या परपेंडिकुलर है? डब्ल्यू और जेड क्या परपेंडिकुलर है? बट डब्ल्यू और एक्स देखो परपेंडिकुलर नहीं है। तो जब आपने 4 वेक्टर सिलेक्ट किया तो 4 वेक्टर में कितने पेयर बनेंगे? 6। तो 6 पेयर में, इन सभी पेयर्स में आपस में एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, तब वो कहलाएगा म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो आप अगर चौथा वेक्टर ऐड भी करते हो तो वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं हो पाएगा। हो सकता है वो किसी एक के साथ, दो के साथ परपेंडिकुलर हो जाए, लेकिन सबके साथ परपेंडिकुलर नहीं होगा। तो इसीलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ म्यूचुअल परपेंडिकुलर वेक्टर जो हो सकता है वो हो सकता है 3। क्या मेरी बात समझ में आई है? इसको याद रखें, समझ में आया तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आया तो याद रखें। क्लियर है? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देखो, एंगल बिटवीन वेक्टर्स, एंगल बिटवीन वेक्टर्स, समझो इसको, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। सो व्हाट इज एंगल बिटवीन वेक्टर्स? एंगल बिटवीन वेक्टर्स क्या होता है? तो एंगल बिटवीन वेक्टर्स इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स अरेंज्ड हेड टू हेड और टेल टू टेल, ठीक है। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स अरेंज हेड टू हेड और टेल टू टेल, ठीक है। सॉरी, ऐसा लिखता हूं, व्हेन टू वेक्टर्स अरेंज हेड टू हेड और टेल टू टेल,
the smaller angle between two vectors is angle between two vectors is angle between two vectors. तो इसका स्टेप आपको यहीं से समझ में आ रहा है डेफिनेशन से। सबसे पहले दो वेक्टर अगर दिया हुआ हो तो हमें दो वेक्टर के बीच का, दो वेक्टर को सबसे पहले हेड टू हेड या टेल टू टेल अरेंजमेंट में लाना पड़ेगा। तो जनरली मैं प्रेफर करता हूँ टेल टू टेल अरेंजमेंट। आप चाहो तो हेड टू हेड भी कर सकते हो, मैं प्रेफर करता हूँ टेल टू टेल अरेंजमेंट। ये मेरा प्रेफरेंस है, आपका प्रेफरेंस हेड टू हेड भी हो सकता है। तो अगर कोई भी दो वेक्टर है, सबसे पहले उन वेक्टर को हेड टू हेड या टेल टू टेल लाएं। अब हेड टू हेड या टेल टू टेल लाने का तरीका क्या है हमारे पास, बोलो। दो वेक्टर्स को हेड टू हेड या टेल टू टेल लाना है, क्या तरीका है, हम कैसे लाएंगे इनको हेड टू हेड या टेल टू टेल, किसके जरिए लाएंगे? ऑलरेडी प्रॉपर्टी पढ़ चुके हो। क्या ये लाने का तरीका है अलाउबल मूवमेंट? इसके बिना पॉसिबल ही नहीं है। मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये चैप्टर अगर अच्छा हुआ तो सब अच्छा होगा, ये चैप्टर बेकार हुआ तो सब बेकार होगा। तो ध्यान से सुनना, दो वेक्टर को हेड टू हेड या टेल टू टेल लाएंगे कैसे? अलाउबल मूवमेंट से। एक एग्जांपल ले लो, क्या दिक्कत है इसमें, देखो ध्यान से। सपोज मैं एक वेक्टर बनाता हूं इधर, और एक वेक्टर बनाता हूं इधर। क्या ये वेक्टर हेड टू हेड या टेल टू टेल अरेंजमेंट में है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो इनको इस अरेंजमेंट में लाना पड़ेगा। तो इनको इस अरेंजमेंट में लाएं तो कैसे लाएं, ध्यान से समझिएगा, प्रोसेस को समझिए। ये काम करना है आपको बार 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 लगातार। ये इसका सपोर्ट है, किसका? ए वेक्टर का। और बी वेक्टर का सपोर्ट ये बी वेक्टर का सपोर्ट है। इन दोनों को हेड टू हेड या टेल टू टेल लाना है। क्या करूं? मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं इधर बी वेक्टर का जो सपोर्ट है उसके पैरेलल में एक सपोर्ट खींच रहा हूँ, और ऐसे खींच रहा हूँ कि ये ए वेक्टर के टेल से गुजर रहा है। ये सपोर्ट के पैरेलल खींचा और इसको उठा के इसके ऊपर शिफ्ट कर दिया। शिफ्ट कर दिया तो वो कहीं पे यहाँ पे आएगा, समझ में? शिफ्ट जब किया, मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ आपको, आपको बहुत अच्छा लगेगा, एनिमेशन है, देखो। इसको यहाँ से उठाया, डिस्काउंट 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 डिस्काउंट, यहाँ शिफ्ट किया। क्या अभी भी ये हेड टू हेड, अभी भी ये टेल टू टेल है क्या? नहीं है। तो इसको क्या इधर शिफ्ट करना पड़ेगा अलाउबल मूवमेंट के तहत। क्या अभी ये टेल टू टेल आ गया? फिर से देखो, ये वेक्टर था, उठाया इसको, डिस्किया यहाँ पे शिफ्ट किया। क्या अभी ये टेल टू टेल है? नहीं है। क्या इसको अलाउबल मूवमेंट देके फिर से शिफ्ट करा सकते हैं? टेल टू हेड की डायरेक्शन भी वही रखी है, मैग्नीट्यूड भी वही रखी है। अब ये टेल टू टेल आ गया क्या? अब ये टेल टू टेल आ गया। अब सुन, इनके बीच का स्मॉलर एंगल, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है। कौन सा स्मॉलर एंगल है? ये थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। चमका क्या? इसके लिए आपको अलाउबल मूवमेंट पहले पढ़ाया है, बोलो हाँ। यहाँ तो एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स जो है, ये हेड टू हेड अरेंजमेंट में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। हेड टू हेड अरेंजमेंट में होगा तो बढ़िया, नहीं होगा तो और भी बढ़िया, क्योंकि हमें पता है कि उसको लाना कैसे है। ठीक है? तो हेड टू हेड अरेंजमेंट या टेल टू टेल अरेंजमेंट, ये अरेंजमेंट में सबसे पहले वेक्टर्स को लाना पड़ेगा। एक बार वेक्टर्स आ गए तो फिर उनके बीच में जो स्मॉलर एंगल होगा वो है एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। ठीक है? क्या मैं समझा पाया? वो है एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। क्लैरिटी है? पक्का 100%? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं है? नोट करो, आगे बढ़ो। स्टेप्स आपको क्लियर है, राइट? इसमें बहुत बार बच्चे गलती करते हैं, देखो। अब मैं बताता हूं यहाँ पे, देखो एक एग्जांपल दो, आपको समझ में आएगी। ये एक वेक्टर है, ये एक दूसरा वेक्टर है। लेट अस से दिस वेक्टर इज ए वेक्टर एंड लेट अस से दिस वेक्टर इज बी वेक्टर। ये जो एंगल है, ये एंगल है 150 डिग्री। व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स? एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स क्या है, बताएं। ये दोनों सवाल में एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स चाहिए मुझे। करेक्ट।
क्या यहाँ पे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे निकालूं? क्या ये इसका सपोर्ट है? क्या इस वेक्टर को, ध्यान से देखना, इस वेक्टर को उठा के क्या यहाँ पे ऐसे पुट किया जा सकता है एवरीवन? क्या ये ए वेक्टर हो गया? अब 150 है तो ये एंगल 30 डिग्री हो गया। तो अब ये दोनों वेक्टर टेल टू टेल है, तो इनके बीच में दो एंगल है, एक स्मॉलर एंगल जो 30 डिग्री है, दिस इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दूसरे में क्या आएगा? देखो सबसे पहले ये हेड टू हेड या टेल टू टेल नहीं है, इनको टेल टू टेल लाना पड़ेगा या हेड टू हेड लाना पड़ेगा। कैसे लाएं? कैसे लाएं? ये जो सपोर्ट है इस वेक्टर का, इसके पैरेलल एक सपोर्ट खींचो, प्रोसेस को समझो, और आप दो डायग्राम बनाओगे, अदरवाइज आपको पता नहीं चलेगा क्वेश्चन क्या था, डायग्राम क्या था। ठीक है, जो क्लास में कराया जा रहा है उसको दोबारा करने की जरूरत है। इसको अलाउ करो, यहाँ पे मूव करो, यहाँ पे मूव कराओगे तो ये वाला जो वेक्टर आएगा, ये वाला वेक्टर ऐसा आ जाएगा। क्या अब ये दो हेड टू हेड है? हेड टू हेड टेल टू टेल आप कुछ भी रख सकते हो आपकी मर्जी। क्या अभी ये हेड टू हेड है? या फिर आप ऐसा भी कर सकते थे, आप इसको मूव कराओ ऐसे यहाँ पे, इस लाइन के ऊपर बी वेक्टर को ऐसे मूव करा दिया, तो क्या अब ये ए वेक्टर और बी वेक्टर टेल टू टेल है? तो उनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा? 140 डिग्री एक एंगल है, और दूसरा एंगल है 360 माइनस 140 220। स्मॉलर एंगल क्या हुआ? 140। अगर आप ऐसे भी रखोगे तो देखो ज्योमेट्री आ गई, ये दो लाइन आपस में पैरेलल है, ये 40 है, को इंटीरियर एंगल्स क्या 140 हो गया? तो इधर से भी 140 आया, इधर से भी 140 आया। अगर आप ज्योमेट्री देखोगे, मैं बताता हूँ फिर से, मैं बच्चों को ही सिखाता हूँ, वेक्टर के वक्त बच्चे ज्योमेट्री को एकदम साइड में रख देते हैं, उनको लगता है कि ज्योमेट्री वेक्टर पे लगेगा ही नहीं। इनफैक्ट मैं बता रहा हूँ, वेक्टर बिना ज्योमेट्री के आएगा ही नहीं, सब कुछ ज्योमेट्री। मैं आपको सिखाऊंगा अभी। देखो ध्यान से, क्या आपको दिख रहा है ये दो लाइन आपस में पैरेलल है? देखो ये सपोर्ट पैरेलल है। क्या आपको यहाँ पे एक जेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है? ये देखो जेड। क्या आपको दिखाई दे रहा है ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट एंगल्स हैं? ट्रांसवर्सल, पैरेलल पढ़ा है स्टैंडर्ड 7th 6th में पढ़ते थे आप। अगर दो लाइन पैरेलल है ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होगा, दो लाइन पैरेलल है तो कोई इंटीरियर एंगल 180 डिग्री होगा, दो पैरेलल लाइंस है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होगा। कैसे बकवास बकवास चीजें हम जानते थे, यस और नो? सब कुछ वही है। मैक्सिमम वेक्टर्स में हम ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री लगाते हैं, और लगाना ही है। वेक्टर का ट्रायंगल देख के डरे नहीं, वेक्टर का ट्रायंगल से डरे नहीं, वेक्टर के ट्रायंगल को उसमें ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री लगाएं, बिंदास लगाएं, लगा सकते हैं, हम बात करेंगे उसको। इसको नोट करो, आगे बढ़ते हैं क्विकली फास्ट। ठीक है। देखो ये एक स्क्वायर है, और स्क्वायर के दो वर्टाइसेस पे, मान लो ये ए वर्टेक्स है, बी है, सी है, डी है। बी पे और डी पे दो डिफरेंट वेक्टर्स हैं और वो ऐसे एक्ट कर रहे हैं। आपको निकालनी है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। जल्दी बताओ।
देखो ये इनको ज्वाइन करने वाला, आपको एक सेपरेट डायग्राम बनाना है। क्वेश्चन के बाद आप सेपरेट डायग्राम बनाओगे, इसी एक पे नहीं बनाओगे, अदरवाइज आपको बाद में पता नहीं चलेगा। ये देखो ये दो लाइन आपस में पैरेलल है, तो मैं इस सपोर्ट के पैरेलल एक और लाइन यहाँ पे खींच रहा हूँ। ऐसे अब मैं ये जो वेक्टर है, देखो इसके पैरेलल मैंने ये खींचा, तो ऑब्वियसली ये इसके पैरेलल भी हो गया, राइट, ये तीनों आपस में पैरेलल है। अब मैं इस वेक्टर को यहां से उठा के इसके ऊपर शिफ्ट करूंगा, तो अगर मैं शिफ्ट करूंगा ये वेक्टर इधर आ जाएगा। आपको समझ में आ रहा है? ये बी वेक्टर इधर आ गया। अब देखो ये 45 डिग्री है, तो ये 45 डिग्री है, तो ये अगर 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री है। बेसिक स्ट्रेट लाइन का रिलेशनशिप, ये तीन लाइन आपस में पैरेलल है। देखो ये वाला सपोर्ट, सपोज मैं इसको नाम देता हूँ सपोर्ट 1, ये वाला सपोर्ट 2, ये वाला सपोर्ट 3। सपोर्ट 3 पे ओरिजिनली मेरा बी वेक्टर था, तो मैंने यहाँ पे ऑल्टरनेट एंगल्स का रूल लगा दिया। देखो क्या आपको जेड दिख रहा है? जेड स्पॉटलाइट में देखो जेड दिख रहा है, डिस्काउंट जेड दिख रहा है। तो क्या ये एंगल 45 है, तो ये एंगल 45 होगा। ये पूरा 90 डिग्री है, तो ये 45 हो जाएगा। तो ये अगर 45 है, फिर से जेड देखो, तो ये भी 45 हो जाएगा। ठीक, अब देखो, अब बी वेक्टर और ए वेक्टर को ध्यान से देखो, क्या ये दोनों के टेल मिल रहे हैं यहाँ पे? हाँ। अब देखो इनके बीच का एंगल 45 प्लस 30 75, 75 प्लस 90 इज 165। ये जो एंगल आ रहा है इनके बीच में, ये आ रहा है 165। तो रिमेनिंग जो एंगल है वो कितना आएगा? 360 माइनस 165। 360 माइनस 165 इज 195। अब जो स्मॉलर एंगल है दोनों के बीच में वो कितना है? 165। सो एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर इज 165 डिग्री। ये है कॉन्सेप्ट। क्या समझ में आया है एवरीवन? बोलो, क्लियर है एवरीवन? अंडरस्टैंडिंग? तो ऐसे सब काम हमें करने को मिलते हैं, हमें करना पड़ता है, और ये सब इस तरीके से समझ में आना चाहिए। अब मैं तुम्हें कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, देखो तुम्हारी आंखें कितनी बड़ी बड़ी हो जाएंगी और तुमको लगेगा वाह हमने कभी ऐसा सोचा नहीं। बहुत सिंपल है, ऐसा नहीं, इसमें कुछ नीट जेई नहीं, ये फिजिक्स है, बेसिक एनसीईआरटी का लेवल बता रहा हूँ, समझना। सपोज हमने एक प्रोजेक्टाइल फेंका, प्रोजेक्टाइल ऑलमोस्ट पहला टॉपिक है जिसको हमें फर्स्ट करना पड़ेगा। हमें किनेमैटिक्स, लॉज ऑफ मोशन एंड वर्क पावर एनर्जी, ये तीन चैप्टर मैकेनिक्स के, फ्रिक्शन, लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, वर्क पावर एनर्जी, ये तीन चैप्टर हमें पहले करने पड़ेंगे, फिर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मूव कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे हम। याद रखना इस बात को। देखो, क्या आपको ये पता है कि ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में ये जो एंगल है थीटा, और जब ये लॉन्च होता है तो थीटा, और जब ये कोलाइड करता है ग्राउंड से तब ये एंगल थीटा रहता है। क्या आपको ये पता है? तो यहाँ पे ये वेलोसिटी वेक्टर है, मान लो ये इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है v, और फाइनली जब ये ग्राउंड को हिट कर रहा है, ठीक है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, सॉरी जस्ट गिव मी अ मोमेंट, एक्चुअली माय फोन वाज रिंगिंग, सॉरी, माय मिस्टेक। ओके, सुनिए ध्यान से, ये देखिए इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है और ये फाइनल वेलोसिटी वेक्टर है। अगर मैं आपसे बोलूं एंगल बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर एंड फाइनल वेलोसिटी वेक्टर, कैसे निकालोगे तुम? क्या इस सपोर्ट के पैरेलल एक सपोर्ट यहाँ पे खींचूंगा? इमेजिन करो। और क्या ये वाले वेक्टर को समझो, देखो देखो तुमको मैं एनिमेशन करके दिखाता हूँ। इसके ऊपर एक वेक्टर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, इस वेक्टर को उठाया, डिचक्याओ, टिउ 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 टिउ, ये देखो इधर आ गया। इसको थोड़ा सा हाथ से बनाया था, थोड़ा टेढ़ा हुआ, ऐसा।
ओरिजिनल वेक्टर यहाँ पे था, इस वेक्टर को अलाउबल मूवमेंट देके यहाँ पे ले आए। हाँ, क्या दोनों को टेल टू टेल रखा? हाँ, तो अगर ये थीटा, समझे समझा जाए इसको, अगर ये थीटा, तो क्या ये भी थीटा? ज्योमेट्री लग रहा है, देखो कैसे, ये सपोर्ट लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये थीटा तो ये भी थीटा, क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और अगर ये थीटा तो ये दो पैरेलल लाइन है, तो ये भी थीटा, क्यों? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। नहीं आया समझ? तो क्या एंगल बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू 2 थीटा? दो एंगल बनेगा, एक एंगल बनेगा ये, एक एंगल बनेगा ये। तो दो एंगल जो उनके बीच स्मॉलर एंगल है 2 थीटा, और बड़ा एंगल है 180 डिग्री माइनस 2, सॉरी 360 डिग्री माइनस 2 थीटा। तो बड़ा यहाँ पे, छोटा जो यहाँ पे 2 थीटा है। छोटा जो एंगल है वो यहाँ पे 2 थीटा है। चमका क्या? छोटा जो एंगल है वो यहाँ पे 2 थीटा है। चमका क्या? एवरीवन, आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्या क्लैरिटी है ये? तो देखो, देखो, समझो, सोचो। सपोज मैं बोलता हूं एक ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल है जिसको फेंका गया है 37 डिग्री को। अगर मैं पूछूं इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, अगर मैं पूछूं फाइंड टाइम आफ्टर विच, एप्लीकेशन देखो, हाँ, ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के एप्लीकेशन का क्वेश्चन कैसे बनता है, देखो। फाइंड टाइम आफ्टर विच एंगल बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर एंड फाइनल वेलोसिटी वेक्टर इज 90 डिग्री। सपोज मैं ये पूछूं इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर और फाइनल वेलोसिटी वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री कितने देर के बाद होगा? ऐसे सवाल आपने पक्का बनाए होंगे। अगर आपने नहीं बनाया है मतलब आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी, आपने वही ऊपर जाके सरफेस में स्क्रैच करके बाहर निकल गए। मुझे पता नहीं आपने कैसे पढ़ाई की है, आई डो नॉट नो। बताओ तो, अगर आपकी अकल चल रही है। हाँ जी, फाइंड टाइम आफ्टर विच एंगल बिटवीन वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर एंड फाइनल वेलोसिटी 90 डिग्री, क्या करोगे? देखो, देखो, इसमें मैंने प्रोजेक्टर नहीं कराया तो थोड़ा अक्ल लगाना चाहिए आपको कि प्रोजेक्टर वाला सवाल तो अब देंगे नहीं सर, क्योंकि हमें कितनी क्लैरिटी है सर को नहीं पता। जब ये कोलाइड करेगा तो ऐसे कोलाइड करेगा। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टर 37 डिग्री है तो ये भी 37 डिग्री होगा। इसको उठा के अगर यहाँ पे पटक देते हैं अलाउबल मूवमेंट के तहत तो ये भी 37 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी वेक्टर इज 74 डिग्री। एंगल बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी वेक्टर इज 74 डिग्री। एंगल बिटवीन इनिशियल फाइनल वेलोसिटी वेक्टर इज 74 डिग्री। क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या मेरी बात समझ में आई है? तो एंगल बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी वेक्टर इज 74 डिग्री। क्या क्लियर है? क्लियर है? पक्का? सो एंगल बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी वेक्टर इज 74 डिग्री। अब सोचो, अगर एंगल बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी वेक्टर 74 डिग्री है तो ये मैक्सिमम एंगल है दोनों के बीच में। इससे ज्यादा एंगल पॉसिबल ही नहीं है। इनिशियल जब फेंका और फाइनल जब लॉन्च किया, इससे ज्यादा एंगल पॉसिबल नहीं है। आप लॉजिकली सोच सकते हो, मान लो यहाँ पे कहीं पे हुआ तो इसकी वेलोसिटी वेक्टर ऐसी होगी, तो इसके सपोर्ट में अगर हम पैरेलल खींचे तो ये एंगल कहीं पे यहाँ पे होगी, तो ये छोटी एंगल होगी। तो मैक्सिमम एंगल तब होगी जब फेंका था और जब ये हिट किया। इन दोनों पॉइंट इंस्टेंसेस के बीच का जो एंगल है वो मैक्सिमम होगा। समझ में आ रही है बात? तो ये 74 डिग्री है, मैक्सिमम एंगल है। तो आपसे मैक्सिमम एंगल जो बना वो 74 डिग्री है, और आपसे पूछा जा रहा है कब 90 डिग्री होगा, तो आंसर है नॉट पॉसिबल। आंसर है नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है आंसर। समझ में आ रहा है?
पॉसिबल ही नहीं है एंगल बिटवीन टू, यहाँ पे दो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टर में 37 डिग्री पे अगर आपने लॉन्च किया है तो पॉसिबल ही नहीं है कि एंगल जो है इनके बीच में वो क्या हो जाए, वो 90 डिग्री हो जाए। इट हैज टू बी मैक्सिमम एंगल इज 74 डिग्री। क्या चमका है? तो आंसर इज नॉट पॉसिबल। क्या क्लियर है ये? ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। चलो आई विल स्टॉप हियर।